आज हम लोग शुरू करते हैं 12th का इकोलॉजी। आखिरी यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोलॉजी में। तो हम लोग शुरू करते हैं। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है और सबसे फर्स्ट आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से शुरू करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी देते हैं पहले हम आपको, फिर आगे हम आपको बताते हैं। हमने लिखा है ये इकोलॉजी है, ये ग्रीक का टर्म ओइकोलॉजी से आया। ओइकोज मीन्स होता है होम या हाउस, लॉगस मीन्स है स्टडी। तो पहले तो लोग कहते थे इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ होम। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है कि स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। कहने का मतलब इकोलॉजी में दो चीज का स्टडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इन दोनों के बीच के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है? पारस्परिक रिलेशनशिप। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को क्या देते हैं और इन्वायरमेंट हम लोगों को क्या देते हैं, इसी के बीच के रिलेशन के स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। यानी इकोलॉजी है स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। कहने का मतलब इसमें इकोलॉजी में स्टडी होता है दो चीज, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट दोनों का स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजी and study of environment called environmental science। और इस दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो इस इकोलॉजी का न्यू नेम है। कहने का मतलब है कि इकोलॉजी में स्टडी होता है दो चीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के स्टडी को इन्वायरमेंटल साइंस। दोनों को मिला करके हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, जो इस इकोलॉजी का नया नाम। आजकल ट्रेडिशन ही चला हुआ है कि जितने भी लॉजी वाले चैप्टर थे सब में बायोलॉजी लगा दिया, जैसे साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, उसी तरह से इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ इकोलॉजी से रिलेटेड। थियोफ्रास्टस वाज फर्स्ट और एंशिएंट ट्रू इकोलॉजिस्ट। थियोफ्रास्टस को फर्स्ट और एंशिएंट ट्रू इकोलॉजिस्ट कंसीडर किया गया। सेकंड है एच राइटर। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। he first gave term oikology for एच राइटर है, इनको हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ओइकोलॉजी टर्म दिया था इकोलॉजी। ही है क्या? फर्स्ट
डिफाइन, हमने जो अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये किनका दिया हुआ है? हैकल का दिया। पूरे इकोलॉजी का सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया। कुछ बुक में राइटर लिखा हुआ है, किसी बुक में हैकल लिखा हुआ है। मैं आपको कई बुक में तो ऐसा दिखाऊंगा, थ्योरी में राइटर है, उसी बुक के एमसीक्यू में हैकल आंसर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो राइटर और हैकल में से जो एक ऑप्शन में हो उसी ने दिया। अगर दोनों हो तो राइटर को टिक करना है। इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था, हैकल ने उसको डिफाइन किया। रामदेव मिश्रा, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा है, मिश्रा का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, वो दूसरा वाला मिश्रा है। इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। ये प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे और इन्होंने इकोलॉजी पे बहुत सारे काम किए हैं, खास करके ग्रासलैंड पे। और इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किए कि जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं कम से कम एक पेपर इकोलॉजी का देना ही होता है। इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कंसीडर किए। ही डिफाइन इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ नेचर which make triangle of nature। इन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा इकोलॉजी का कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ नेचर विच मेक ट्रायंगल ऑफ नेचर। जो ट्रायंगल बनाते हैं ये तीनों जो है नेचर के ट्रायंगल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितने डिफरेंट फॉर्म है, कौन कौन सा फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता है और उसका क्या फंक्शन, इन तीनों के इंटरेक्शन के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, ऐसा रामदेव मिश्रा जी कहते हैं। एक और लिख रहा हूं, ओडम प्रोमिनेंट इकोलॉजी है, इकोलॉजिस्ट है। ही डिफाइन इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ही डिफाइन इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, ऐसा ओडम। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, लोग आगे देखते हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, और फर्स्ट देख रहे हैं इसमें ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी दो टाइप की, एक है ऑर्ट इकोलॉजी,
और एक है सिंगल। ऑट मीन्स होता है सिंगल और सिन मीन्स होता है मेनी और ग्रुप। हमने इकोलॉजी को क्लासिफाई किया है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कि दो होते हैं, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी होता है, ये ऑट का मीन्स है सिंगल और सिन का मतलब होता है ग्रुप। यानी इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, नहीं सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल स्पेसीज और पॉपुलेशन। और वो जो है सिन इकोलॉजी मोर देन वन स्पेसीज और कम्युनिटी से डील होता है। ये हम लोग लिखते हैं ऑट इकोलॉजी में, इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ सिंगल स्पेसीज और पॉपुलेशन, so called पॉपुलेशन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ more than one species or community, so called community और इकोसिस्टम इको। ये सिंगल स्पेसीज से डील है, इसलिए हम लोग इसको ऑट इकोलॉजी कहते हैं। मेनी है यानी मोर देन वन स्पेसीज या कम्युनिटी से डील है, इसीलिए हम लोग इसको कम्युनिटी या इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं, डी है ऑन बेसिस ऑफ taxonomic affinity। इकोलॉजी के 3 टाइप होते हैं, फाइटो इकोलॉजी, जू इकोलॉजी और टेक्सोनॉमिक एफिनिटीज के बेसिस पे इकोलॉजी के 3 टाइप है। फाइटो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट। जू इकोलॉजी है, इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल। माइक्रोबियल इकोलॉजी है, इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जू इकोलॉजी भी फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं 3 ग्रुप में। एक है इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी, वर्टिब्रेट इकोलॉजी और इंसेक्ट इकोलॉजी। इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ इनवर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेट इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आप सोच रहे होंगे इंसेक्ट भी तो इनवर्टिब्रेट, तो फिर मैंने इसे अलग क्यों लिखा? एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं उसमें 70% से ज्यादा, एनिमल में 70% से ज्यादा इंसेक्ट होते हैं। चूंकि इंसेक्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए अलग से ग्रुप रख दिया गया है इंसेक्ट इकोलॉजी का। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड सी में। ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। इकोलॉजी दो होते हैं, टेरेस्टेरियल इकोलॉजी और एक है एक्वेटिक इकोलॉजी। टेरेस्टेरियल इकोलॉजी के बहुत सारे टाइप होंगे, जैसे ग्रासलैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ट्री इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी, और एक्वेटिक के भी टाइप होते हैं, मैरीन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी और स्टराइन इको। इकोलॉजी को क्लासिफाई किया है ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट, दो है टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक। टेरेस्टेरियल में ग्रासलैंड इकोलॉजी। ग्रासलैंड इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से डील। फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से डील। और ट्री इकोलॉजी है, इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रीज। एक ट्री कुछ नहीं होता है, ट्री का ग्रुप होगा तभी इकोसिस्टम होगा। आप सोच रहे होंगे फॉरेस्ट और ट्री इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट में ट्री जो होते हैं अनकाउंटेबल नंबर में होते हैं, जबकि ट्री इकोसिस्टम में काउंटेबल नंबर में ट्री होते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम, तो हमें क्लियर पता चलेगा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो फूड चेन होगा वो ग्रास, डियर, टाइगर ये वाला होगा, यानी ग्रास, हर्बीवोर, कार्निवोर वाला। लेकिन ट्री इकोसिस्टम में जो होगा, ट्री होगा, उसके ऊपर इंसेक्ट होंगे, उसके ऊपर बर्ड्स होंगे, बर्ड्स को खाने वाली प्रीडेटरी बर्ड होगी, या ट्री है उसके ऊपर में बर्ड होगी, बर्ड को खाने वाली प्रीडेटरी बर्ड, या ट्री है बर्ड के ऊपर एक्टोपैरासाइट वो वाला होगा। आगे हम लोगों को ये पता चलेगा। बस अभी याद रखना है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्री अनकाउंटेबल नंबर में होता है, जबकि ट्री इकोसिस्टम में ट्री काउंटेबल नंबर में होता है। डेजर्ट इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ डेजर्ट। क्रॉपफील्ड इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ क्रॉपफील्ड एरिया। इधर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देख रहे हैं मेरीन इकोलॉजी। इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ सी एंड ओशियन, सी और ओशियन से डील। फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी। और स्ट्राइन इकोलॉजी, इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ स्टेरीज। स्टेरी क्या होता है? जहां रिवर वाटर में मिलता है, जहां रिवर वाटर में मिलता है उसको हम लोग स्टेरी कहते हैं, और वहां के वाटर को हम लोग ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। जहां रिवर वाटर में, जहां रिवर ओशियन में मिलता है उसको हम लोग स्टेरी कहते हैं, रिवर जहां ओशियन में मिलता है उसको स्टेरी कहते हैं,
और वहां के वाटर को हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। यानी स्टेडी में फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर दोनों मिलते हैं और वहां के वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। अब सोचने की बात है, स्टेरी अगर ये है तो डेल्टा क्या है? डेल्टा भी आपने सुना होगा। डेल्टा क्या है कि रिवर अगर ओशियन में डायरेक्ट मिलता है, रिवर डायरेक्ट अगर ओशियन में ओपन हो रहा है तो वो स्टेडी। लेकिन रिवर अगर ओशियन में कनेक्ट होता है लैंड के थ्रू तो उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। एक्चुअली पहले रिवर ओशियन में डायरेक्ट कनेक्ट था, लेकिन सिल्ट के प्रेसिपिटेशन के वजह से, सिल्ट के डिपोजिशन के वजह से लैंड एरिया का फॉर्मेशन हो गया और रिवर फर्केट हो गए, एक ट्रायंगल शेप का जो लैंड एरिया बना उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सुंदरबन, इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। सुंदरबन इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है। जैसे हम लोग बात करते हैं गंगा सागर, गंगा रिवर है, सागर बे ऑफ बंगाल है, वो जहां मिलते हैं तो उसको हम लोग स्टेरी कहते हैं। तो दोनों में ये भी हम लोग आगे देखते हैं फ्यू अदर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। फ्यू अदर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, और सबसे फर्स्ट है इसमें जीन इकोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक मेकअप। ये एसपी स्पेसीज है, जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पेसीज with respect to study of genetic makeup of species with respect to environment। जेनेटिक मेकअप क्या है? जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप हम लोग कहते हैं जीनोटाइप का स्टडी करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर जीनोटाइप को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन लिखाया जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन इजिली इन्फ्लुएंस द phenotype of polygenic inheritance। environmental factor easily influence the phenotype of polygenic inheritance। यानी environmental factor भी रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन सपोज करते हैं दिल्ली का पर्सन है, कुछ दिन के लिए घूमने के लिए वो साउथ इंडिया चले गए, रामेश्वरम, कन्याकुमारी वगैरह, वहां लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा था तो बॉडी में मेलानिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो, यानी लाइट के इंटेंसिटी ने जीन को इन्फ्लुएंस किया और मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इन सब के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन इकोलॉजी। फिर वो पर्सन वापस दिल्ली आएगा, धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट फिर से जीन को इन्फ्लुएंस करेगा कि अब ज्यादा मेलानिन बनाने की आवश्यकता नहीं। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो जीनोटाइप पे पड़ता है, जो उसके एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन इकोलॉजी। जैसे हम लोग बात करते हैं, इंडिया एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, कुछ ज्यादा ही कोल्डर वाले एरिया। अगर आप इंडिया को घूम करके देखे होंगे तो आप इंडिविजुअल को, ह्यूमन को देख करके आप ये बता सकते हैं वो किस एरिया का, क्योंकि जीन का सिमिलर इफेक्ट होगा वहां के पॉपुलेशन पे, वहां के स्पीसीज पे। इन सब के स्टडी को हम लोग कहते हैं जीन इकोलॉजी। एक है पेलियो इकोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड
environment in past age या टाइम। इसका एक और डिफिनेशन लिखते हैं, इकोलॉजी deals with study of fossil। पेलियो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट इन पास्ट एज। पास्ट एज मतलब होता है बीते हुए काल में, पुराने टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे, इसी के स्टडी को कहते हैं। या इकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं पैलिंटोलॉजी, और वो इकोलॉजी जो फॉसिल्स के स्टडी से डील होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेलियो इकोलॉजी। फॉसिल्स क्या होता है? एनी एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ, पुराने वाले लाइफ का कोई भी एविडेंस है तो वो सब क्या है? फॉसिल्स। और उसके स्टडी को पैलिंटोलॉजी कहते हैं। लेकिन उसी फॉसिल्स के स्टडी को अगर इकोलॉजी से रिलेट करके पढ़ा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पेलियो इकोलॉजी। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहूंगा, आप सबने शायद जानते भी होंगे मोहनजोदारो के बारे में। ये मोहनजोदारो क्या है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जब जमीन को खुदाई किया गया, जमीन को नीचे खोदा गया, गड्ढा किया गया, उसके अंदर से सिविलाइजेशन मिला, बना हुआ घर, शहर, मार्केट टाइप का देखा। और बाकी आपने तो मूवी में देखा ही होगा मोहनजोदारो। ये क्या है? फॉसिल्स। वो फॉसिल्स है, लोग उस एविडेंस को देख करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए कि पहले लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते होंगे, कि ये जो रिलेशन बना, ये जो इन सब के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेलियो इकोलॉजी कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कंजर्वेशन इकोलॉजी। ये क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ ecology deals with application of ecological principle for proper maintenance and conservation of natural resource for human benefit। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करना किसके लिए? प्रॉपर मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे आजकल सोलर पावर आ गया, विंड मिल आ गया, टाइडल पावर आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ये सब क्या है? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज किया। और किस चीज को प्रोटेक्ट किया हमने? नेचुरल रिसोर्स। जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, कोल है, एलपीजी है, इन सब को हमने प्रोटेक्ट किया। किस तरह से? नेचुरल रिसोर्स को यूज करके। इन सब के स्टडी के डेवलप, इन सब के स्टडी के हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन इकोलॉजी। एक है स्पेस इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ
डेवलपमेंट ऑफ ecology deals with development of partial or complete ecosystem for supporting human life outside. Ecology deals with development of partial or complete ecosystem for supporting human life outside the earth during space, outside the earth during space travel. जब लोग स्पेस में जाते हैं स्पेस शटल से, तो वो अपने साथ एक पार्शियल और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करके ले जाते हैं, और इन्हीं सब चीजों के स्टडी को ही हम लोग कहते हैं स्पेस इकोलॉजी। आप लोगों ने शायद ISS का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसमें लोग रहते हैं। किस तरह से रहते हैं आप नासा के साइट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो अपने अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप किए हुए जो ह्यूमन के लाइफ को सपोर्ट करता है आउटसाइड द अर्थ में। इन सब के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस इकोलॉजी कहते हैं, जो एक इकोसिस्टम डेवलप करता है जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, इसी को स्पेस इकोसिस्टम। अब हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका काफी बड़ा सा डायग्राम होगा, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने का। देखते हैं, एक टर्म होता है एटम, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ए का मतलब होता है नहीं, और टर्म का मतलब ब्रेक होना। वो पार्टिकल जो ब्रेक नहीं हो सकता उसी को हम लोग कहते हैं एटम। हालांकि रदरफोर्ड ने एटम को भी तोड़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, पेस्ट्रॉन, दुनिया भर के पार्टिकल में तीन को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि एटम जब यूनाइट हो जाते हैं, बहुत सारे एटम जब यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एटम जब यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड और मॉलिक्यूल, और जब कंपाउंड और मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनेली, और जब बहुत सारे ऑर्गेनेली यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है। हम लोग इतना समझ, एटम की बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, ये सब क्या है, एटम। और जब बहुत सारे एटम यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड और मॉलिक्यूल का। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, ये सब क्या है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। और जितने भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल है वो सब एटम से ही मिलके बने। जब बहुत सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनेल का। जैसे हम लोग बात करते हैं सेल वाल, किसका बना होता है, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पैक्टिन का, लिग्निन और सुबेरिन में से कोई एक होगा। तो ये सब क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सब क्या है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल है, ये यूनाइट होकर के ऑर्गेनेल। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा पे, किस चीज का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का और प्रोटीन का। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन क्या है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल है, उससे ऑर्गेनेल। जैसे हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं, वो बना होता है आरआरएनए का, प्रोटीन का, फ्यू आयन और फ्यू लिपिड का। आरआरएनए, प्रोटीन, ये सब क्या है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल है, उसी के यूनाइट होने से ऑर्गेनेल। और जब बहुत सारे ऑर्गेनेली यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है सेल। जब बहुत सारे ऑर्गेनेली यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है सेल का। सेल क्या है, तो मैं सेल को पहले तो ऑर्गेनली बता दूं, बहुत सारे ऑर्गेनली कौन सा है,
जैसे हम लोग बात करते हैं सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, एस्पेरोसोम, लोमासोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, राइबोसोम, ये सब क्या है ऑर्गेनली। और जब बहुत सारे ऑर्गेनली यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है सेल। अब सेल को क्या डिफाइन करते हैं, सेल क्या है, तो हम लोग सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, सेल इज स्मॉलेस्ट के जगह पे मैं कहता हूँ फंडामेंटल, स्ट्रक्चर के जगह पे कहता हूँ मॉर्फोलॉजिकल, फंक्शन के जगह पे कहता हूँ फिजियोलॉजिकल। यानी सेल इज फंडामेंटल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब लोग पूछने लगते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं, मैं कहता हूँ सेल इन्फिनिटी टाइप के। फिर वो पूछते हैं सेल मेनली कितने टाइप के होते हैं, तो मैं कहता हूँ मेनली सेल 3 टाइप के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रोबियल। सेल होने के लिए तो इन्फिनिटी टाइप के होते हैं, मेनी टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली अगर कहें तो सेल 3 टाइप के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रोबियल। अब हम लोग बात करते हैं जब बहुत सारे सेल यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है टिश्यू का। टिश्यू क्या है, तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स having similar origin and function but structure may be similar or different। ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिमिलर origin और फंक्शन है, स्ट्रक्चर हो भी सकता है सेम भी और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। अगर मैं टिश्यू की बात प्लांट में करता हूं तो प्लांट में टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब प्लांट के टिश्यू। अगर मैं एनिमल में टिश्यू की बात करता तो होता एपिथेलियल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दुनिया भर के एनिमल में भी। जब बहुत सारे टिश्यू यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेन। प्लांट में तो ऑर्गेन होता है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, यही ऑर्गेन होते हैं। एनिमल में ऑर्गेन का कम नहीं, लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, स्टोमक है, पेनक्रियाज है, बहुत सारे गोनेड है, सेंस ऑर्गेन है, बहुत सारे ऑर्गेन। जब बहुत सारे ऑर्गेन यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गेन यूनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेन सिस्टम का। प्लांट में तो दो ही सिस्टम है, जमीन से नीचे रूट सिस्टम, जमीन से ऊपर शूट सिस्टम। प्लांट में दो ही सिस्टम है, जमीन के नीचे रूट सिस्टम और जमीन से ऊपर शूट सिस्टम। हालांकि एनिमल में ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटुगमेंटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, बहुत सारे। जब सारे सिस्टम यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। यानी एक कंप्लीट प्लांट नहीं तो एक कंप्लीट एनिमल बनता है, वही ऑर्गेनिज्म। और जब ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो जाता है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम, ये एसपी ना स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अगर ये पॉपुलेशन ये GIFF डिफरेंट है और ये स्पीसीज, पॉपुलेशन अगर डिफरेंट स्पीसीज का, डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। और जब इस कम्युनिटी को हम लोग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है बायोम। और जब बहुत सारे बायोम यूनाइट हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है बायो।
यानी ये बायोस्फीयर जो है ये है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, पहले यहां क्लियर कर, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कम्युनिटी। जब कम्युनिटी को एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम। जब बहुत सारे इकोसिस्टम यूनाइट हो जाएंगे तो फॉर्मेशन होगा बायो। अपने अर्थ पर टोटल 10 बायोम, यानी अर्थ को स्टडी के लिए क्लासिफाई किया गया है 10 बायोम। अर्थ को 10 बायोम में स्टडी के लिए क्लासिफाई किया गया, यानी टोटल बायोम का नंबर जो है अपने अर्थ पर कितना है, 10। और सारे बायोम को मिला दिया तो क्या बोला, बायो। हालांकि एक इंटरमीडिएट कैटेगरी यहाँ भी है, इसको अलग से ही लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग मेनी इकोसिस्टम इन फॉर्म ऑफ पैचेस। एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम पैच के फॉर्म में होते हैं, उसी को लैंडस्केप कहते हैं। और ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है किसके बीच का, इकोसिस्टम और बायो। बायोस्फीयर क्या है, सारे बायोम को मिला दीजिए, अर्थ और उसके सराउंडिंग को मिला दीजिए, पूरे यूनिवर्स के लाइफ और उसके इन्वायरमेंट को मिला दीजिए तो उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। लेकिन अभी तक लाइफ किसी और प्लेनेट पे तो देखा नहीं गया, तो अभी हम लोग बायोस्फीयर का डिफिनेशन कहते हैं कि अर्थ और उसके सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को मिला करके बायोस्फीयर कहते हैं, जो लार्जेस्ट यूनिट है कॉम्प्लेक्स। तो फिर इस एटम को क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेल को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तो एटम, स्मॉलेस्ट लिविंग लिविंग यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तो वो सेल है, और लार्जेस्ट भाई। अब देखिए एटम से लेकर के इस ऑर्गेनली तक, एटम से लेकर के ऑर्गेनली तक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल हायरार्की। एटम से लेकर के ऑर्गेनली तक को, सेल को इंक्लूड नहीं किया, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल हायरार्की। और इस सेल से जो ये ऑर्गेनिज्म तक, सेल से ऑर्गेनिज्म तक, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। और ये ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म दोनों में कॉमन है, यहां से लेकर के इस लास्ट तक को कहते हैं सेल से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक को बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है बायोलॉजिकल हायरार्की का, और स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की का। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल हायरार्की का स्मॉलेस्ट यूनिट है और बायोलॉजिकल का लार्जेस्ट। ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, और पॉपुलेशन को हम लोग कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम है, और पॉपुलेशन को फंक्शनल यूनिट। तो आपके इकोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक्चुअली उस चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल यूनिट को ऑर्गेनिज्म,
फंक्शनल यूनिट को पॉपुलेशन, तो पूरा नाम होना चाहिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन उसको हमने क्या कह दिया शॉर्ट में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पूरा नाम होना चाहिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी लिखता है ecological hierarchy include mainly four level of biological organization. Ecological hierarchy include mainly four level of organization. यानी इकोलॉजिकल हायरार्की में चार ही लेवल को इंक्लूड करता है, किस किस चीज को, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी को और बायो। एनसीईआरटी कहता है कि इकोलॉजिकल हायरार्की में चार ही होते हैं, कौन कौन सा, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो। इकोसिस्टम और बायोस्फीयर को नहीं बोलते हैं, बोला मेनली चार ही हमने दिया। और हमने आपको लैंडस्केप के बारे में बताया कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम पैचेज के फॉर्म में होते हैं, और ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी होता है इकोसिस्टम और बायो। अब हम लोग जो है इन्वायरमेंट को पढ़ना शुरू। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, तो हम लोग कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर which surround the living organism and potentially influences the living organism. Sum total of all the biotic and abiotic factor which surround and potentially influences the living organism. हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है और पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। वो सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का सम टोटल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, उसी को हम लोग इन्वायरमेंट। ये कौन सा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, तो मैं ऐसे लिखता हूं इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये भी दो होते हैं, एक का नाम है एबायोटिक फैक्टर, यानी ये कैसा होगा, नॉन लिविंग, और दूसरा है बायोटिक फैक्टर, ये कैसा होगा, लिविंग। बायोटिक फैक्टर में तो हम लोग कहते हैं आएगा क्या, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं बायोटिक फैक्टर का, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर बोलने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, माइक्रोब्स और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, काफी बार फॉरकेट होगा, इसे थोड़ा छोटा छोटा हमें लिखना होगा। सबसे फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर, सेकेंड है इडाफिक फैक्टर, थर्ड है फायर, आग, और एक है टोपोग्राफिकल फैक्टर, जैसी को बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ।
क्लाइमेटिक फैक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा? लाइट होगा, टेम्परेचर है, विंड या एयर है, वाटर है या इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, पीपीटी ये प्रेसिपिटेशन, इसमें दो चीज आएगा, रेनफॉल, स्नो। इडाफिक फैक्टर का एक ही एग्जाम्पल होता है, वो है स्वाइल। फायर तो आप समझते ही है, टोपोग्राफिकल फैक्टर है, इसी को बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसमें जैसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन है, स्लोप है, वैली। तो मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक में क्या क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट है, टेम्परेचर है, विंड या एयर है, वाटर या ह्यूमिडिटी कहिए, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर एक ही होता है, स्वाइन। इडाफोज का मतलब ही होता है स्वाइन। फायर तो जानते ही है। टोपोग्राफिकल फैक्टर है, या उसी को बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। मैं आपसे जिक्र भी करूंगा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी सब में तो पता होगा, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, स्लोप है, वैली है, ये सब। और ये बायोटिक फैक्टर है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग। यही वो सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है जो हम लोगों को सराउंड करते हैं और हमारे एक्टिविटी को पोटेंशियली इन्फ्लुएंस किया करते हैं, यही इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम लोग ना नेक्स्ट के क्लास में इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ टाइम स्केल और स्केल स्पेस स्केल। इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करेंगे दो स्केल पे, टाइम स्केल पे और स्पेस।